नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सबका। और आपकी परीक्षा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करें तो ये आपको दूसरी वीडियो देखने को मिल रही है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए, जिसमें कुछ वर्तमान संदर्भ के भी प्रश्न लिए गए हैं और ज़्यादातर प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो पुराने प्रश्न हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं में लगातार जिन सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और यदि आपने अभी से पहले, मान लीजिए आपने नहीं देखा हमारा वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने कल से इस सीरीज़ को फॉलो करना प्रारंभ कर दिया है तो 100% मैं विश्वास दिलाता हूं, जितने प्रश्न आपको यहाँ कराए जाते हैं, जितने फैक्ट आपको यहाँ बताए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ आपको PDF के रूप में भी मैं कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। कुछ मानक पुस्तकों के, जैसे घटना चक्र हो गया, उसका कुछ कंटेंट हो गया, इसके बाद प्रतियोगिता दर्पण आती है, उसका कुछ कंटेंट हो गया। तो वो आप स्वयं से यदि कर लेते हैं तो 100% आपका जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी उपस्थित हो जाएं, आप सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और बीच बीच में इस बारे में भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। आज प्रश्नों की यदि हम बात करें तो प्रश्न संख्या कुल 13 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक अभ्यास प्रश्न कल के लिए आपको दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अभी तक यदि आप इन्वॉल्व नहीं होते थे तो अब आगे से आप प्रतिदिन कक्षा में इन्वॉल्व रहेंगे और जो अभ्यास प्रश्न दिया जाता है उसको 100% अनिवार्य रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब शेयर करेंगे, जिनको सफल होना है। बाकी जिनको भीड़ का हिस्सा बने रहना है, आप भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं, कोई आपत्ति आपसे नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या एक यहाँ पे बात हो रही है। ध्यान से सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, अन्यथा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, जवाब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे यदि स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू आता है आपकी कक्षाओं में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अब ये नहीं आएगा, इतने से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है, हाल ही में हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है। हाल ही में हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है देश का, ये आपको बताना है। जामताड़ा, पूर्णिया, बाराबंकी या अलवर, इनमें से कौन सा जिला है जिसमें से आपको देखने को मिलता है कि इस जिला के प्रत्येक पंचायत में आपको पुस्तकालय देखने को मिलेगा। चलिए जवाब दीजिएगा और सभी को जवाब देना है। कुछ फैक्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, उनको भी नोट डाउन करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, आपने पिछले दिनों पढ़ा था, बहुत सारे लोग आज जामताड़ा को टिक करेंगे। ठीक है, जामताड़ा जिले को टिक करेंगे, लेकिन आप गलत रहेंगे। क्यों? क्योंकि जामताड़ा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि हर गांव पुस्तकालय वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, 2 टर्म आपको याद रखना है। जब बात की जाए हर गांव पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो आप टिक करोगे जामताड़ा को। ठीक है, तब आप टिक करोगे जामताड़ा को। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए हर पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तब आपको टिक करना है पूर्णिया, बिहार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पूर्णिया, बिहार। हर पंचायत में पुस्तकालय वाला पहला जिला है आपका पूर्णिया। ठीक है, यदि आपसे बात हो जाए कि हर गांव में, तो आप टिक करोगे जामताड़ा। अब इसके साथ साथ आपको पता होगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, और मैंने बताया था कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है ये जम्मू कश्मीर से संदर्भित है। और यदि हम गांव की बात करें, पंचायत की बात करें, इसका नाम है पल्ली गांव पंचायत। क्या था? पल्ली गांव पंचायत, जम्मू कश्मीर। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी है, ये फैक्ट आपको नोट करने हैं। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, नोट्स बनाने का जो प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तर्ज पर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और बार बार कह रहा हूं, अभी आप परीक्षा में नहीं हो, ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है और अनिवार्य रूप से पढ़ने के बाद ही जवाब देना है। चले, क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया गया?
भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट किस राज्य में चालू किया गया, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस राज्य में चालू किया गया? असम, गुजरात, केरल, तेलंगाना। कहाँ पे प्रारंभ किया गया है आपको बताना है। क्या कह रहा है? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया गया। और आपको बता दें, ये जो कंपनी है इसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या कंपनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड नामक ये कंपनी है, इसके द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, अब किस राज्य में शुरू किया गया है? यदि हम राज्य की बात करें तो आपको बता दें ये राज्य है असम। कहाँ शुरू किया गया है? असम राज्य में शुरू किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आगे मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें और, जैसे सबसे पहले यहाँ पे गुजरात विकल्प में आपको असम के बाद दिया होगा, तो आपको पता होगा जब बात आती है गुजरात की तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट, पिछले दिनों मैंने बताया था, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो लगाया गया था, ये कहाँ लगाया गया था? ये गुजरात में लगाया गया था। नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं याद है। इसके साथ साथ भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया हाल ही में? ये गांधीनगर में किया गया, यह भी गुजरात से संबंधित है। तो दो फैक्ट यहाँ पर आपको नोट करने हैं गुजरात से संबंधित, कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन जो है गांधीनगर में किया गया, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है वो लगाया गया गुजरात में। इसके बाद विकल्प में आप देख रहे होंगे केरल लिखा है। केरल से संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूं, उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ करने वाला, क्या? कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है केरल। याद रखिएगा, कार्बन न्यूट्रल खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इसके साथ साथ जब बात करते हैं केरल की, तो आपको पता होगा कि केरल में आपको देखने को मिलता है कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड आपको देखने को मिलता है केरल में, कोचीन शिपयार्ड। और कोचीन शिपयार्ड से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का जो निर्माण हो रहा है वो कोचीन शिपयार्ड में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का जो निर्माण करेगा वो शिपयार्ड हमारा है कोचीन शिपयार्ड, इसको भी याद रखना है। अब बचा है यहाँ पे तेलंगाना। चलो इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ फैक्ट। तेलंगाना के बारे में आपको पता होगा कि फसल विविधीकरण पैटर्न सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला देश का पहला राज्य है तेलंगाना। क्या? फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में, फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना, यह भी नोट कर लीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यदि आप एक प्रश्न देख रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 फैक्ट बताए जा रहे हैं, मतलब 5 से 6 अतिरिक्त प्रश्न भी आपके तैयार हो रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आप इस प्रश्न का जवाब देखते हैं उसी तरह से जो अतिरिक्त फैक्ट बताए जाते हैं उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? बताइएगा, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है, आपको बताना है। आपके सामने विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका उत्तर है ओडिशा। देखो, मैं एक आदत खराब है, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है, अब ये ओडिशा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में हमेशा एरर होता है, उड़ीसा, ओडिशा में, उड़ीसा को अब बोलते हैं ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे ओडिशा सही विकल्प है। अब यहाँ पे उत्तराखंड भी दिया हुआ है। उत्तराखंड के बारे में क्या फैक्ट आपको याद होना चाहिए, जो पिछले दिनों पढ़ाया भी गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा प्रारंभ करने वाला,
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। पिछले दिनों मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर बात आ रही है महाराष्ट्र लिखा है। महाराष्ट्र के बारे में क्या पता होना चाहिए? महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला, भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ टैप इन टैप आउट, टैप इन टैप आउट सुविधा प्रारंभ करने वाला पहली जो डिजिटल बस चलाई गई है वो कहाँ चलाई गई है? महाराष्ट्र में। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पद्धति पर जो पहली बस चलाई गई है वो कहाँ चलाई गई है? महाराष्ट्र में, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? गुरुग्राम, बेंगलुरु, आइजॉल, नई दिल्ली, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है? ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इन 4 विकल्पों में आपको अपना चुनाव करना है। फास्ट सभी जवाब दीजिए, आपके पास 10 सेकेंड का समय है, बताएं। चलें, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है ग्लोबल सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। आपको पता होगा यहाँ विकल्प में लिखा है गुरुग्राम। गुरुग्राम से संबंधित फैक्ट, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? विश्व शांति केंद्र, तो ये भी स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। तो याद रखिएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। यहाँ पे नई दिल्ली भी लिखा है। नई दिल्ली के बारे में पिछले दिनों मैंने क्या बताया कि खादी के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, खादी के पहले उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, अभी हाल ही में एक शहद गांव, एक गांव को भारत का पहला शहद गांव घोषित किया गया है, ठीक है, हनी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो मक्खियों से प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से, उसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला शहद गांव कौन सा है? तो इसके बारे में आप हमें बताओगे, इसके बारे में आप हमें बताओगे। उत्तर मैं इतना हिंट दे दे रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र में है। ये आपका होमवर्क है कि आप गूगल सर्च करो या जैसे भी आपको करना है आप करें, ठीक है, और इसको आप बताएं कि भारत का पहला शहद गांव कौन सा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में तो है लेकिन गांव का क्या नाम है ये आपको बताना है, अनिवार्य रूप से बताना है। आज का पहला होमवर्क है ये आपका, ठीक है। भारत का पहला शहद गांव कौन सा है सभी को बताना है। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार अपने से प्रयास करेंगे। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर बताइएगा, वीडियो समाप्त होने के बाद, ये सेशन समाप्त होने के बाद, और मैं उसका जवाब आपको दूंगा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? पहले भी इसके बारे में मैंने बताया है, बताएं। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जो आप में से रेगुलर जुड़े रहे हैं निश्चित रूप से उनका जवाब सही आएगा, और इसका सही उत्तर है आगरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आगरा जो है यह पहला शहर बना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। सबसे पहले भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली, अभी आपको बताया गया था, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली जो है ये कहाँ शुरू की गई? ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे शुरू की गई, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको बता दें कि भारत के पहले डेयरी, यदि हम बात करें डेयरी कम्युनिकेशन रेडियो का नाम क्या है? भारत के पहले
डेयरी कम्युनिकेशन, डेयरी कम्युनिकेशन रेडियो का क्या नाम है? तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है दूधवाणी, और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, दूधवाणी क्या है? ये डेयरी कम्युनिकेशन रेडियो है, ये आपको पता होना चाहिए, और गुजरात में भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पटना, पटना के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, अब बिहार की राजधानी है तो बिहार से जुड़ा हुआ एक फैक्ट नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है? गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला, गांवों के लिए गतिशील मानचित्र, गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला, गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा गंगटोक, ये तोक नहीं है टोक होता है, गंगटोक। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। तो आइए सिक्किम के बारे में भी नोट कर लेते हैं। सिक्किम के बारे में क्या हमें याद रखना है? आपको याद रखना है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली लागू करने वाला, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है सिक्किम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसको बताएं, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में बनाई गई? स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में बनाई गई? जवाब दीजिएगा। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में बनाई गई? चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसके बारे में भी मैंने बताया है, आप ये इनकार नहीं कर सकते। यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स देख रहे हो, अपने नोट्स पलटने हैं, उसके पेज पलटने हैं और गुजरात राज्य सेक्शन के अंतर्गत जाके देखना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सड़क जो है ये गुजरात के सूरत में बनाई गई है। जिनको अभी तक नहीं पता था आज नोट कर लीजिएगा, कहाँ पे बनाई गई? गुजरात के सूरत में बनाई गई। अब अगर गुजरात में बनाई गई है तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र, आपको पता होगा, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन है ना, वो कहाँ किया गया? वो गुजरात में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, वित्तीय सेवा केंद्र ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। इसके साथ साथ यहाँ पे विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से संबंधित अभी कुछ फैक्ट देखा था, कुछ और नोट कर लीजिए। कृषि निर्यात नीति, पहला नोट करिए, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य, कृषि निर्यात नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला, याद रखिएगा, जैसे अभी आपने देखा था कि दुग्ध के क्षेत्र में, उसी तरह से है, दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है? रेडियो अक्ष, याद रखिएगा, दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है रेडियो अक्ष, यह भी आपको पता होना चाहिए। दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है रेडियो अक्ष, और यह नागपुर में चलाया गया, नागपुर में आप कह सकते हो खोला गया। इसके साथ साथ तीसरा आप नोट कर सकते हैं, प्रवासी श्रमिक आवाजाही ट्रैकिंग करने के लिए जो ऐप था वो किसने बनाया था? प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए जो ऐप बनाया था वह भी आपको पता होगा, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। बहुत पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो चीज़ों को याद करना है, फैक्ट को याद करना है, यही काम देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ फैक्ट भी बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए फैक्ट की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क, याद रखिएगा, उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आपको याद रखना है कठुआ में खोला गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान भी विकल्प में है,
तो राजस्थान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर, याद रखिएगा, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर, ये कहाँ से संदर्भित है? ये राजस्थान से संदर्भित है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ से संदर्भित है? तो राजस्थान के जयपुर से संदर्भित है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। जिसको समस्या हो रही है, कुछ मान लीजिए छूट जा रहा है, तो वीडियो ये समाप्त होगी, प्रीमियर समाप्त होगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो मिलती है, वहाँ से जाकर फिर से इसको नोट कर लेना है, कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, मुंबई। बताएं कहाँ बनाया जाएगा? फास्ट जवाब दीजिएगा। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? सभी को जवाब देना है, सभी को प्रयास करना है कि इस प्रश्न का सही जवाब दें। ठीक है, चलें बताएं, देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? फास्ट जवाब दीजिएगा। देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? आपको बता दें, बात हो रही है देश के पहले हेरिटेज सेंटर की, तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। यहाँ पे विकल्प में नई दिल्ली भी दिया है। नई दिल्ली से संबंधित फैक्ट की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा, नई दिल्ली में एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की जब बात करते हैं तो भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रोजन पावर, भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रोजन पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला यदि कोई हवाई अड्डा है तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, भारत का पहला पूरी तरह से 100% हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरे विकल्प में आपको दिख रहा होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से कुछ आपको याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? एक ट्रेन चलाई गई थी, भारत गौरव योजना, आपने सुना होगा भारत गौरव योजना। और भारत गौरव योजना के अंतर्गत जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, वो 2 स्थानों के लिए चलाई गई थी। एक स्थान आपका था कोयम्बटूर और दूसरा स्थान था शिरडी। तो याद रखिएगा, भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई। तीसरा आप देख रहे होंगे मुंबई। मुंबई की जब बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, आप जानते हैं। यहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, जब बात किया जाए 100% सौर ऊर्जा से, जब बात किया जाए 100% हाइड्रो पावर से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है, तो आप टिक करोगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि हाइब्रिड बिजली परियोजना से 100% संचालित होने वाला देश का हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपको बताना है कि वो हवाई अड्डा है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसको बताएं, हाल ही में किस बाल्टिक देश में भारत ने पहली बार दूतावास खोला? क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किस बाल्टिक देश में भारत ने पहली बार दूतावास खोला? बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है बाल्टिक देश, तो सबसे पहले बाल्टिक देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाल्टिक देशों की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें, बाल्टिक देशों में मुख्यतः 3 देशों का नाम लिया जाता है, लेकिन एक चौथा भी इसमें आता है। और रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ देश जो थे वो अलग हुए थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी साम्राज्य से कुछ देश अलग हुए थे, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश आते थे। लेकिन फिनलैंड जो बाद में रूसी स्वतंत्रता से मुक्त हुआ, आप कह सकते हो रूसी शासन से मुक्त हुआ, उसको भी कभी कभी इसमें जोड़ लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 देश इसमें आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो इन तीनों में से तीनों नाम दिए हैं, चारों नाम आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत ने पहली बार दूतावास किसमें खोला, तो ये देश है आपका लिथुआनिया। लिथुआनिया में भारत ने पहली बार दूतावास खोला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसको बताएं। हाल ही में कहां पर बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 सामने आया है? बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन कहां पे सामने आया है, आपको बताना है। 4 यहाँ पे विकल्प हैं, देशों के नाम है डेनमार्क, चीन, भारत, इक्वाडोर। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। देखो सभी को प्रयास करना, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि नवीनतम है, ऐसा तो है नहीं कि आज के करंट अफेयर्स में पिछले 1 सप्ताह के हैं, ये पुराने हैं। पुराने हैं तो कम से कम आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको सोच लीजिए कि आपको करंट अफेयर्स पे कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आज 12-13 प्रश्नों में से 8 प्रश्न भी आप नहीं सही कर पा रहे हो, यदि इसमें से इन 12-13 में से कोई 8 तक भी पहुंच रहा है या कोई 6 प्रश्न भी सही कर ले रहा है ना, तो भी वो समझेगा कि करंट अफेयर्स में उसकी जो स्थिति है वो बेहतर है। लेकिन यदि 6 से कम किसी का स्कोर आ रहा है तो वो निराशाजनक है। आप जितना अन्य सब्जेक्टों पर फोकस कर रहे हो उतना ही आवश्यक है कि आप करंट अफेयर्स भी फोकस करो, तभी आपकी परीक्षा आप कह सकते हो कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो पाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर है चीन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है चीन। अब बात हो रही है डेनमार्क की। डेनमार्क भी विकल्प में दिया है। तो डेनमार्क इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि डेनमार्क ने कोविड-19 का जो टीकाकरण हो रहा था उसको स्थगित कर दिया, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश है। ठीक है, भारत का नाम आ रहा है। भारत के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में मालदीव ने, एक देश है हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ हम एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं। तो मालदीव ने भारत के साथ अभी हाल ही में नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। तो ये भी याद रखना है कि यदि पूछ लिया जाए कि मालदीव ने किस देश के साथ नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया, तो आपको बताना है भारत के साथ। होमवर्क नंबर 2 आपका, भारत मालदीव के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है? कल मैंने सेशेल्स के साथ बताया था, याद होगा आपको, सेशेल्स के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हम करते हैं। आज मैं पूछ रहा हूं आपको कि हम मालदीव के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप सैन्य अभ्यास नोट करते हैं तो इन सभी सैन्य अभ्यास को एक ही पेज पर नोट करना है, जिससे जब भी किसी सैन्य अभ्यास के बारे में आप पढ़ें तो कम से कम जाके पूरा रिवाइज कर लें। सैन्य अभ्यास कल वाले और आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सबको एक ही पेज पे नोट करना है। होमवर्क नंबर 2, भारत मालदीव के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है। अब एक देश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर इस समय बहुत चर्चा में है, और विशेष रूप से जो जंतु प्रेमी हैं वो इस कानून को बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दे दिया है इसने। तो जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश है इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश है इक्वाडोर, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई? हाल ही में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई, बताएं। हाल ही में सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई? 4 विकल्प हैं आपके सामने, इन चारों में से आपको अपना जवाब देना है, बताएं। और ये राज्य वही है जहां पर एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किया गया था। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, वही राज्य है। ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है तेलंगाना की। याद रखिएगा, ये बात हो रही है तेलंगाना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? बताएं, किस देश में सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? देखो इस तरह के प्रश्न ऐसे आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा
क्योंकि इससे मिलते जुलते काफ़ी प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, चेक गणराज्य है। ठीक है, इसी के साथ इससे मिलता जुलता है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज जो है, जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है, वो है वियतनाम। ठीक है, वो कहाँ पे है? वो है वियतनाम। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन याद रखना है हमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कुवैत, यहाँ पे दिया हुआ है। कुवैत के बारे में क्या याद रखना है? कुवैत के बारे में आपको नोट करना है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान खोलने का इसने निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा? कुवैत में खोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर पिछले दिनों चर्चा में था। क्यों? क्योंकि ये विश्व का पहला देश बना था जिसने बिटकॉइन मुद्रा को आधिकारिक मान्यता दे दी। बिटकॉइन को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना था एल सल्वाडोर। और अब एक देश और सामने आ गया है, वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने भी बिटकॉइन को मान्यता दे दी है। तो बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाले दो देश हैं, पहला है एल सल्वाडोर, दूसरा है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, नाटो की साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को यदि आप गलत करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपकी प्रश्न शैली जो है उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। यदि किसी का भी ये प्रश्न गलत होता है, ठीक है, अंदाज लगा कर नहीं, मतलब बिना किसी तर्क के, बिना किसी थॉट के यदि आप इसका जवाब देते हो तो गलत बात है। यदि ईमानदारी से कारणों को जानते हुए इसका जवाब आप देते हैं और उसके बाद भी गलत होता है तो निराशाजनक है। बताएं, 4 विकल्प हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, भारत। नाटो की साइबर रक्षा इकाई में बात हो रही है, नाटो की बात हो रही है, याद रखिएगा। सभी का जवाब मुझे इस पर चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलें और फास्ट, जो लोग बचे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं, जल्दबाजी में मत दीजिएगा। पहले ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, 2 बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जल्दबाजी में करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, मान लो जिनको कुछ भी नहीं पता है, मान लो आपको इसके उत्तर के बारे में नहीं पता है, ठीक है, आपको गेस करना है, तो आप कैसे गेस करोगे? सबसे पहले किसकी बात हो रही है? नाटो की। ध्यान से सुनिएगा, नाटो की बात हो रही है। नाटो का यदि नेतृत्व की बात करें तो कौन करता है? अमेरिका के नेतृत्व में ये गठबंधन है, आप जानते हैं, एक सैन्य गठबंधन है। किसके नेतृत्व में है? अमेरिका के नेतृत्व में है। ठीक है, और आपको पता होगा अमेरिका ने अभी हाल ही में चीन को प्रत्युत्तर देने के लिए क्वाड का गठन किया था। फिर इसके बाद I2U2 का गठन हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ठीक है, क्या चीजें आपको देखने को, इसके साथ साथ आपने देखा मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, वो आपने देखा था, कई सारे देश इसमें सम्मिलित हुए थे। तो इससे आप क्या देख सकते हो, मैं क्यों इसको बता रहा हूं कि नाटो का गठन अमेरिका के नेतृत्व में हुआ है। तो नाटो में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो अमेरिका का चिर प्रतिद्वंदी हो। तो अमेरिका का चिर प्रतिद्वंदी कौन है इसमें? आपको पता है उत्तर कोरिया भी है, आपको पता है चीन भी है। तो 2 तो इसमें हो गए बाहर, चीन और उत्तर कोरिया हो गए बाहर। ठीक है, अब बचा 2 विकल्प, भारत और दक्षिण कोरिया। आप जानते हैं भारत की बात, कि भारत जो है पंचशील सिद्धांतों को मानने वाला देश है, किसी भी गठबंधन में नहीं, इस प्रकार के गठबंधन में नहीं जाना चाहेगा और नहीं जाएगा। ये इसकी अपनी अलग से थॉट प्रोसेसिंग है। ठीक है, यदि आप विदेश नीति थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। अब बचा कौन? दक्षिण कोरिया। तो आपका दक्षिण कोरिया उत्तर सही है। तो इसका सही विकल्प क्या है? दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। तो इस तरह से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में होते हैं जिनका जवाब आपको नहीं पता होता है, लेकिन यदि आप प्रश्न को समझने के लिए बैठते हो, प्रश्न को समझने में समय देते हो, तो आप सही कर देते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मंकी पॉक्स आप जान रहे हो इन दिनों बहुत बढ़ रहा है। हालांकि इससे
बहुत चिंताजनक नहीं है। जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है डेथ रेशियो, तो इस पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोविड के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमारी जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, रिकवरी दर जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन जब मंकी पॉक्स की बात करते हैं, रिकवरी दर जो है मंकी पॉक्स का ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है मंकी पॉक्स के संदर्भ में। लेकिन एक देश है जिसने 21 दिन का क्वारंटाइन लगा दिया है जो भी पीड़ित हैं, तो वो देश कौन सा है बताएं? इंग्लैंड, बेल्जियम, बांग्लादेश, अमेरिका। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये देश आपका है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम देश आपका है, ठीक है। बेल्जियम भी विकल्प सही उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ आपको और देख रहे होंगे, जैसे इंग्लैंड, बांग्लादेश, अमेरिका। इंग्लैंड के बारे में यदि बात करें तो आपको पता होगा, इंग्लैंड के बारे में आप नोट कर सकते हैं, विश्व का पहला देश है जहां पर टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट बना है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो है वो इंग्लैंड में बना है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में बना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, आप सभी परिचित होंगे। और बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, इसके बारे में बता दें कि विश्व का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर यदि कोई है तो वो है ढाका। याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका विश्व का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित जो शहर है वो आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है अमेरिका। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम याद रखना है आपको, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ठीक है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय है। और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में क्यों है? क्योंकि फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में क्या हुआ कि चंद्रमा से मिट्टी लाया था। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई थी मिट्टी, और चंद्रमा से जो मिट्टी लाई थी उस पे क्या किया है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने? उस पे बीज अंकुरित करने की उपलब्धि दर्ज की है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए चंद्रमा से लाए मिट्टी पर किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बीज अंकुरित करने की, आप कह सकते हो, कुशलता व्यक्त की है या बीज अंकुरित करके दिखाया है, तो आपको टिक करना है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय या अमेरिका, आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रश्न संख्या 13 तक का। अब बात आती है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई? हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई, ये आपको बताना है। नीदरलैंड, कनाडा, इजराइल, इंडोनेशिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने यह बताया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो मानव रक्त है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है, माइक्रोप्लास्टिक के कंटेंट मिले हैं, ये आपको बताना है। 4 देश नीदरलैंड, कनाडा, इजराइल, इंडोनेशिया आपके हैं। विकल्प में जो भी सही है वो आपको जवाब देना है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प चुनने के साथ अभ्यास प्रश्न में दिए गए चारों विकल्पों के बारे में कम से कम 2 से 3 फैक्ट, 2 से 3 तथ्य अवश्य बताएं। इसका मतलब क्या है कि इसमें मान लीजिए, उदाहरण के रूप में मान लीजिए इंडोनेशिया सही है, इस प्रश्न का यदि सही जवाब इंडोनेशिया है तो आपको क्या करना है, कम से कम नीदरलैंड के बारे में कुछ जानकारी, कम से कम कनाडा के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको पता हो, इसी तरह से कुछ फैक्ट इजराइल के बारे में, चाहे वो आप कह सकते हो राजनयिक घटनाक्रम से हो, चाहे वो सैन्य घटनाक्रम से हो, चाहे वो आप कह सकते हो शैक्षणिक घटनाक्रम से, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी आपको बताना है। तो ये साथ साथ करना है। 2 आपको होमवर्क दिए गए हैं, 2 प्रश्न उसको आपको करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बीच कक्षा में पूछा था, और इसको आपको जवाब देना है। और याद रखिएगा नोट्स आपको अलग बनाते हुए चलना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं देखा था, नहीं किया था, लेकिन अब आप रेगुलर कर रहे हो हमारे साथ जुड़कर, तो इतना भरोसा रखिएगा कि यदि आप जो अभी रेगुलर कर रहे हो और जितना आपकी परीक्षा तक कराया जाता है, मात्र उतना भी यदि आप कंप्लीट करके जाते हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, करंट अफेयर्स आपका बेहतर होगा। कुछ चीज़ें मैं और उपलब्ध कराऊंगा पीडीएफ के रूप में, उसको भी आपको देखते हुए चलना है। इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी आपके लिए है कि रविवार के दिन करंट अफेयर्स के कम से कम 100 प्रश्नों की, प्रत्येक रविवार को, जो भी 2 मिलता है, 3 मिलता है, जो भी मिलता है, प्रत्येक रविवार को कम से कम 100 प्रश्नों की करंट अफेयर्स की एक सीरीज होगी। उसमें भी आप सभी को प्रतिभाग करना है, समय बता दिया जाएगा। और आपको पता होगा
कि आपका जो टेस्ट था ऐप के माध्यम से तो इस समय नहीं हो रहा है, लेकिन लाइव टेस्ट आपका हो रहा है, जो सुबह 8 बजे लाइव कक्षा होती है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसमें आप अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं तैयारी सही चल रही होगी आप सबकी, और जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखते होंगे प्रत्येक छात्र की जो भी जेन्युइन समस्या होती होगी, जो आप वास्तव में कोई आपकी समस्या होती होगी, आप कमेंट करते होगे, 100% मैं स्वयं से जवाब देता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारे छात्रों के सोशल मीडिया पे भी मैसेज आते हैं। आज भी मुझे कुछ मैसेज फेसबुक के माध्यम से, 2-3 मैसेज इंस्टाग्राम के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिसमें बात हुई है पुस्तकों को लेकर कि सर आर्थिक रूप से समस्या है। तो ऐसे छात्र जो भी हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, यदि आप वास्तव में इस कैटेगरी में आते हैं, वास्तव में आप मजबूर हैं, तभी आप करिएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए आप सक्षम हैं खरीदने में, आप सक्षम हैं करने में, और उसके बावजूद आप मैसेज करते हैं और हमारे द्वारा मदद की जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे समस्या क्या होती है, कहीं ना कहीं किसी एक ज़रूरतमंद का जो हक है वो जो है आप ले रहे हो। तो ऐसा काम मत करिएगा। यदि आप वास्तव में मैं समझता हूँ वास्तव में यदि आप इस लायक हैं कि आप तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक बाधाएं आती हैं, तो बताइएगा, जितनी हो सकती है उतनी मदद की जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उसको हल अवश्य करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।